क्या इन्वेस्टिंग गेम ऑफ लक है? इट्स अ गेम ऑफ लक एंड स्किल। लक एंड स्किल। जिंदगी में सारी चीज़ें लक एंड स्किल है, मतलब लॉटरी प्योर लक है और चेस प्योर स्किल है, बाकी सब चीज़ें बीच में हैं। लेकिन होता क्या है नीरज, ये मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो अपना इन्वेस्टिंग का जो भी नतीजा निकला उसमें कितना लक है और कितना स्किल है, तो जब मार्केट अच्छा कर रहा होगा ना, आप बोलेंगे कि स्किल ही स्किल है। देखिए क्या बढ़िया मैंने स्टॉक निकाले, क्या चले हैं, मतलब मैंने ये देखा वो देखा, मेरा ये सिस्टम है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन है तब आप बोलेंगे कि बैड लक है। और फिर बहुत सारे लोग होते हैं ब्लेम करने के लिए, ऑपरेटर ने गड़बड़ कर दी, कंपनी मैनेजमेंट चोर थी, सेंट्रल बैंक ने ये कर दिया। तब बहुत सारे लोग हैं कि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी उसके कारण पोर्टफोलियो डाउन है। लेकिन जब अच्छा है तो वो सब मेरे जीनियस के कारण है। तो ये एक फंडामेंटल डिस्कनेक्ट होता है कि लक और स्किल ऊपर जाने में भी होती है और नीचे जाने में भी होती है। वॉरेन बफेट सेल्स more than half the stocks he buys within 6 months, 85% within 2 years. I mean, आप राकेश झुंझुनवाला को देख लीजिए, मतलब हर बार राकेश से मिले तो वो नए नए स्टॉक की बात करता था। अब उसको थोड़ी मालूम था कि टाइटन, क्रिसिल और लुपिन से ही मेरा सारा पैसा बनेगा। और आप टाइटन की कहानी पढ़िए, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी, द तनेश स्टोरी उनके CEO ने लिखी है, तो आपको पता लगेगा कितनी बार उस कंपनी में उतार चढ़ाव आया। यहाँ तक हालत मल्टीपल टाइम आई कि ज्वेलरी बिजनेस ही बंद कर दे। वो तो टाटा था तो 6 महीने और दे दीजिए, 1 साल और देख लीजिए हम, तो वो करते कराते मतलब वो अब यहाँ पहुँची, बट बीच में मतलब वो बिजनेस ही बंद हो जाता। एक चीज़ और मैं कहती हूँ, इन्वेस्टिंग इज़ अ लूजर्स गेम। तो आपके जो दर्शक हैं वो एक अगर गूगल करेंगे तो एक 1970s का चार्ल्स एलिस का आर्टिकल है, द लूजर्स गेम। 4-5 पेज का है, पर एकदम दिमाग की बत्ती जलाने वाला आर्टिकल है कि दुनिया में सब गेम लूज़र गेम होते हैं या विनर गेम होते हैं, और आप कैसे खेलेंगे ये इस पर डिपेंड करता है कि वो विनर्स गेम है या लूजर्स गेम है। तो लूजर्स गेम का मतलब क्या है कि योर फोकस हैज़ टू बी ऑन नॉट लूजिंग। तो आपका हमेशा पहले ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे कैपिटल पे बड़ा हिट नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट देवीना मेहरा जी के साथ है, जो मार्केट की बहुत बड़ी जानकार है, लखनऊ से बिलोंग करती हैं और उस ज़माने में उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट में एंट्री ली थी जब बहुत कम फीमेल्स इसमें आती थी और बहुत यंग एज में IIM पढ़ने चली गई। तो एक बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड से आई फाइनेंस के और इस पूरे मार्केट को उन्होंने समझा। एक बड़ा फंड हाउस है इनका जिसको चलाती है। बातचीत करने का मकसद ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इतनी उथल पुथल मची हुई है, चाहे अमेरिका में हो, चाइना में हो या अपने देश में हो, तो समझना ज़रूरी है कि हो क्या रहा है, दरअसल चीज़ें ठीक हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग चलते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग जो है लखनऊ की यात्रा भी करेंगे और आपके साथ वो पूरी जर्नी हम देखेंगे। तो आजकल जो लोगों के मन में एकदम सवाल है कि क्या चीज़ें ठीक हो गई हैं, अब मार्केट स्टेबल हो गया है यहाँ पे कि नहीं? देखिए, मैं जो कह रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। जब बहुत ज़्यादा उथल पुथल का माहौल था लगभग 2 हफ्ता पहले, तो जिस दिन सोमवार को बाज़ार खुलने वाला था और लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, मैं गई थी एक 100 साल पुराने कैफ़े में, ये याद अपने आप को भी दिलाने के लिए कि जिस समय बहुत उथल पुथल का माहौल होता है उस समय हड़बड़ी में कुछ करना नहीं चाहिए। जो अंग्रेज़ी में बोलते हैं दिस टू शैल पास, कि ये चाहे बहुत बड़ा उतार हो या चढ़ाव हो वो निकल जाता है, तो उसमें आप हड़बड़ में कुछ करिए मत। और मेरा तब भी यही मानना था कि ये ज़रूर है कि आप ये नहीं, बाज़ार का एग्जैक्ट बॉटम कहाँ ये नहीं बता सकते, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में, जो कहते हैं कि जितना प्रतिशत बाज़ार गिर सकता है और जितना प्रोबेबिलिटी है गिरने की, उससे ज़्यादा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थी। तो ये बेसिक ये आपको समझना है। तो ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि जिस समय आपके दिमाग में ये सवाल आ ही रहा है कि बाज़ार से निकल जाएं, SIP बंद कर दें, निवेश बंद कर दें, अधिकतर वही समय होता है जब आपको निवेशित रहना चाहिए। जिस समय सब कुछ बहुत आसान लग रहा होता है कि जो खरीदा वो तो ऊपर ही चढ़ने वाला है, जैसा 2024 में प्रायः माहौल था,
उस समय आपको थोड़ा सोचना है। पिछले साल तो ये माहौल था कि लोग मुझे आके बोलते थे कि आप क्यों ये कहती हैं कि रिस्क मैनेजमेंट पहले देखना चाहिए, हम तो हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न चाहते हैं। मैंने कहा हाई रिस्क लेने का एक ही चीज़ निश्चित है कि आपका लॉस का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हाई रिटर्न कोई नहीं आपको लिख के दे रहा है। लेकिन तब बात सुनने को राजी नहीं होते। मेरे आरएम ने तो एक ने बार कहा भी कि आपकी मैम बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन वो तो मदर टेरेसा की तरह बात करती हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। अभी माइक्रो कैप लेने का माहौल है और वो बोल रही हैं रिस्क से दूर रहो, ऐसा कैसे चलेगा। तो वो आपको अपना दिमाग को थोड़ा स्थिर करके चलना है, वही सबसे मुश्किल चीज़ होती है। मैं लोगों को कहती हूँ कि फाइनेंशियल रेशियो समझना आसान है, अपने दिमाग पे काबू पाना ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसलिए अभी भी मेरा वही मानना है कि अभी भी निवेशित रहने का समय है। जो भी आपकी इक्विटी एलोकेशन है, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको 100% इक्विटी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में वो पैसा होना चाहिए जो कम से कम 8-10 साल आपको नहीं चाहिए। और बीच में हमेशा कई बार लोग बोलते हैं कि मैं 25 साल की हूँ, अच्छे जॉब में हूँ, तो मैं अब 100% इक्विटी में लगाऊँ। नो, इक्विटी में आपको 100% नहीं लगाना है, क्योंकि कोई ना कोई अप्रत्याशित खर्चा आता है। आपको घर लेना है, नौकरी छूट गई, आगे पढ़ाई करनी है, कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है, तो आपको मिक्स करके चलना है। पर अभी जो भी आपकी इक्विटी एलोकेशन है उसमें निवेशित रहिए। उसमें एक बात ज़रूर है कि जहाँ अभी निवेशित है ज़रूरी नहीं कि वही निवेशित रहिए। वो भी एक समझने वाली बात होती है कि ये स्टॉक खरीदा था पिछले साल, अब 100 का 60 हो गया, जब ये 100 होगा तब मैं इसमें से निकलूँ। हाँ, तो वो वही ट्रैप है। वो आपको उसी स्टॉक, उसी स्ट्रैटेजी, उसी स्कीम से वापस पैसा नहीं बनाना है। पैसा कहीं से भी बन सकता है। अभी क्या ठीक है वहाँ निवेश करिए। जैसे पिछले साल बहुत सारे लोगों ने लार्ज कैप एसआईपी बंद करके स्मॉल कैप में डाले थे। तो इस तरह का जो बार बार चेंज होता है, जिसमें आप असल में उसके पीछे भाग रहे होते हैं जो एसेट या स्कीम या स्ट्रैटेजी ने अभी हाल फिलहाल में अच्छा किया। और अगर आप यही करेंगे तो ये तो डेटा है कि आपका रिटर्न बिलो नॉर्मल रहेगा, कि आपको अपना एसेट एलोकेशन रोज रोज नहीं इधर से उधर करना है। आप दो बातें कह रही हैं, एक ये कि आप निवेशित रहिए, तो इसका मतलब ये है कि बुरा दौर, सबसे बुरा दौर निकल गया है। दूसरा आप कह रही हैं कि ज़रूरी नहीं कि जहां आप पहले निवेशित थे उसी में पैसा बने, तो आप कह रही पोर्टफोलियो चर्निंग भी ज़रूरी है। तो पहला सवाल क्या ये मान लिया जाए कि बहुत बुरा टाइम जो था वो ख़त्म हो गया, अब उतना बुरा दौर नहीं आएगा? देखिए, ये मार्केट में कभी भी कहना मुश्किल होता है। जैसे मैंने कहा, बॉटम कोई नहीं पकड़ता, और इसीलिए मैं 30 साल हो गए, मैंने कभी भी जनवरी में या दिवाली पे 1 साल का सेंसेक्स या निफ्टी टारगेट नहीं दिया, क्योंकि ये मुझे पहले से ही समझ में आता था कि ये सब फालतू की बात है। टीवी वाले बहुत पूछते हैं। हाँ, तो मैंने वो 2 साल पहले उसके लिए मुझे टर्म मिला, डैनियल कैनेमन की किताब में था, ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस, विच इज़ की थिंग्स यू नॉट ओनली डोंट नो बट कैनॉट नो। उसके बारे में आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने तो डेटा ये निकाला, उनके पास तो यूएस का बहुत लंबे समय का डेटा है कि ये सब ये जेपी मॉर्गन और सिटी कॉप और गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन और मेरिल और एचएसबीसी सब ने क्या बोला 25-30 साल से और क्या हुआ। तो उसका निष्कर्ष ये निकला कि एकदम फालतू होता है ये जो 1 साल का प्रेडिक्शन होता है। उसमें एवरेज डिविएशन 15% पॉइंट का है, कि आपने बोला मार्केट 5% चलेगा तो वो 20% चल सकता है या 10% घट सकता है। मतलब बेसिकली उसका कोई मतलब ही नहीं है। और सब लोग वही के वहीं बीच में क्लस्टर रहते हैं 0 to 10% S&P के लिए, जबकि 100 साल में खाली 14 साल ऐसे रहे हैं कि 0 to 10% S&P का रिटर्न आया है। तो वो होता है कि सब लोग गलत होंगे, हम भी गलत होंगे। वैसे भी कौन देखने जा रहा है कि पिछले 10 साल में क्या बोला था और अब क्या बोल रहे हैं। तो ओवर जहाँ तक भारत की बात है, अभी आपको थोड़ा जो आपका स्क्यू रहना चाहिए वो रहना चाहिए लार्ज कैप स्टेडी पोर्टफोलियो। अगेन मैं देख रही थी पिछले जुलाई से भी मैं यही बोल रही हूँ कि निवेशित रहिए, लेकिन माइक्रो कैप या फ्रॉडी एरियाज मार्केट के जो होते हैं वहाँ से बच के रहिए। और कहाँ पर बाज़ार में अति हो गई, इसके लिए अगर आपको आसान चीज़ चाहिए तो जहाँ जहाँ म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफरिंग्स NFOs आते हैं, वो थीम का अंत करीब होता है, शुरुआत नहीं होती है। ये बात आप 25 साल का डेटा देख लीजिए कि कब IT फंड्स आए, कब फार्मा फंड्स आए, कब स्मॉल कैप आया, हमेशा वो पीक के आसपास आते हैं। ये आपने बहुत सही बात कही, नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक फंड आया था डिफेंस का,
वो एग्जैक्टली पीक पे आया था और वहाँ से आधा तो हो ही गया प्राइस। मुझे याद है साल भर पहले किसी ने ट्विटर पे मुझे बोला कि मैम आप थीमेटिक फंड्स के अगेंस्ट बोलते हो, आप ये देखिए टेक्नोलॉजी फंड है, मैं नाम नहीं लूँगी, कि वो 2003 में 2 रुपये का था, अब देखिए 20 साल में इतना रिटर्न दिया। मैंने कहा बहुत अच्छे, 2 रुपये का था ना 2003 में, देखो लॉन्च कब हुआ था। तो टाइम टू परफेक्शन जो ग्लोबल टेक क्रैश हुआ उससे 1 हफ्ता पहले वो NFO क्लोज हुआ, 2.5 साल में वो 10 का 2 हुआ। अब आप मुझे 2 रुपये से कंपाउंडिंग बता रहे हैं। तो वो, और उसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि जब तक जो एक सड़क पे जो व्यक्ति है उसको ये बात समझ में आती है कि ये थीम अच्छा चल रहा है, ये डिफेंस है, PSU है, अरे मेरे दोस्त ने बना लिया पैसा, अब आ रहा है NFO, मैं इसमें डाल दूं, तो जब तक वो बात वहाँ तक पहुँची है तब तक तो वो थीम चल चुकी है। लेकिन क्यों फंड हाउसेज ये फिर भी लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि AUM बनाना आसान है, एसेट गैदरिंग आसान है। मतलब एक मुझे लोग देने के लिए तैयार भी हैं। हाँ, मुझे एक मिली थी डॉक्टर, ये मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, वो हंस रही थी कि तुमने मेरी बात टीवी पे करी, कि वो बोली कि मैंने आज तक कभी इक्विटी में पैसा नहीं लगाया, म्यूचुअल फंड में भी नहीं लगाया, ये पिछले साल की बात है, और मुझे बोलती है मैं डिफेंस स्टॉक्स में लगाऊं क्या? मैंने कहा जब बात आप तक पहुंच गई जिसने कभी स्टॉक ही नहीं खरीदा तो आप समझ लीजिए कि वो थीम तो खत्म है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैम इसी कॉन्टेक्स्ट में अब थोड़ा सा एक बिग पिक्चर देखते हैं आपके साथ। जो इस वक्त ट्रम्प कर रहे हैं, पूरी दुनिया को हिला दिया उन्होंने। शी क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन वो भी काउंटर ऑफर दे रहे हैं उनको, और बीच में अपना इंडिया प्लेस्ड है। तो इस बिग पिक्चर में मुझे पहले बताइए, US जो कर रहा है, जो चाइना कर रहा है, ये जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, ये सेटल होता आपको दिख रहा है या और अगली फेज आएगा इसका, और उसमें इंडिया की क्या पोजीशन होगी? अभी सेटल तो होता दिख नहीं रहा है। अभी तो ये जैसे गेम थ्योरी में बोलते हैं ना, डिफरेंट राउंड्स, तो वो तो मैंने जब जिस दिन टैरिफ आए भी थे उस दिन भी मैंने यही कहा था कि ये तो पहला पासा फेंका है, अब देखिए आगे आगे क्या होता है। और इसमें इतने सारे खिलाड़ी हैं, पूरी दुनिया है, मतलब जापान क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, EU क्या करेगा, भारत तो खैर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा कर रहा है। तो और फिर उसका क्या प्रतिक्रिया उसकी क्या होगी, स्टॉक मार्केट क्या करेंगे, बॉन्ड मार्केट क्या करेंगे, करेंसी मार्केट क्या करेंगे। तो ये एक तरह से बिना बात का आपने समस्या खड़ी की है, क्योंकि अमेरिका में क्या प्रॉब्लम थी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया था, मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ गई थी, बेरोज़गारी थी नहीं, लेबर मार्केट फुल पे लगभग चल रही थी, जिसको नौकरी चाहिए उसको नौकरी मिल रही थी। तो आप कौन सी समस्या का समाधान कर रहे थे ये सब करके? जो एक ही प्रॉब्लम वहाँ पर है, इनइक्वालिटी, कि हाँ मतलब जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर है, जो नीचे है उसका उतना विकास नहीं हो पाया है। पर इससे तो आप उसको तो और ही आप उसको डैमेज कर रहे हो, क्योंकि आप क्या होगा, आप टैरिफ आप बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब चाइना से आप इंपोर्ट नहीं करेंगे या ज़्यादा उसमें टैरिफ लगाएंगे तो जो सुपरमार्केट में चीज़ है वो तो ज़्यादा महंगी होगी ना। ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो कल के कल अमेरिका बनाने लग जाएगा। कल कहीं पे किसी ने, मैंने वो चेक नहीं किया है, पर किसी ने लिस्ट बनाई थी कि अमेरिका खुद से क्या क्या बना सकता है। तो वो तो एक्चुअली एकदम ही लो टेक चीज़ें हैं कि आप झाड़ू बना सकते हैं और लेदर के जूते बना सकते हैं। उसमें भी बोल रहा है कि स्क्रूज तो बनते नहीं है अमेरिका में, तो स्क्रू तो फिर भी बाहर से आने पड़ेंगे। तो ये तो हाल है। तो आप बोलो कि हाँ 50 साल पहले अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग थी, तो उससे अब क्या लेना देना। अमेरिकन कंपनीज ने कहा कि हमारे को ज़्यादा मार्जिन कहाँ मिलता है, ब्रांडिंग में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, तो हम बनवाएंगे कहीं भी और प्रॉफिट तो फिर भी अमेरिका में ही था। तो ये तो एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो एक तरह से दुनिया की व्यवस्था थी जो 80 साल से 1945 में दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, 80 साल से जैसा सब चल रहा था आपने सब हिला दिया। अब उसकी जगह क्या आएगा इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो जो एक डॉलर की पोजीशन थी एज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, एज द ट्रेड करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, वो दोनों चीज़ को आपने मेरे ख्याल से तो परमानेंट डैमेज कर दिया है। अब जो एक दिमाग में होता था कि रिस्क फ्री रेट का डेफिनेशन हर किताब में है कि US ट्रेजरी का रेट, अब आपने ऐसा किया कि तो इसलिए ज़रूरी अगर अमेरिकन
इंटरेस्ट रेट बढ़ते थे, यील्ड बॉन्ड पे बढ़ती थी तो करेंसी स्ट्रॉन्गर होती थी, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता था। अब ऐसी स्थिति थी कि यील्ड भी बढ़ रही है, मतलब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है और डॉलर भी वीक हो रहा है। तो एक तरह से दुनिया भर के अब निवेशक ये अमेरिका को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे इमर्जिंग मार्केट का डेट हो। तो आप वो जो एक था कि हाँ मतलब पूरा विश्वास, और सी अमेरिका हैड दिस थिंग कि इट इज़ नॉट कि जस्ट कि वो अमीर देश है, वहाँ था कि रूल ऑफ लॉ है, इंस्टीट्यूशंस हैं, फ्रीडम्स हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया भर से लोग आते थे, एक तरह से जो बोलते हैं बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट। तो वो बाकी किसी देश के पास नहीं था। आप देखिए एशियाई देश बहुत सारे हैं जो अमीर हो गए थे एक समय। जापान का पर कैपिटा अमेरिका से बहुत आगे था, साउथ कोरिया भी अमीर हुआ, चाइना भी अमीर हुआ एक हद तक, लेकिन कोई भी बाहर से लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। वो एक यूएस का था। अब आपने उस चीज़ को भी आप नष्ट करने में लगे हैं एक तरह से। तो वो क्या उनको ये डर है कि उनका जो वर्चस्व है दुनिया में, मिलिट्री माइट भी कह सकते हैं आप, या टेक्नोलॉजिकल हेजेमनी, उसको थ्रेट है चाइना की ओर से ख़ास तौर पे, तो उसको डिफेंड करने के लिए तरह तरह के टूल्स हैं? ये तो उल्टा कर रहे हैं ना, वही बोल रहे हैं कि जो दुनिया में आपका वर्चस्व है उसको तो आप डैमेज कर रहे हैं, उसको तो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी तक था जो लोग डॉलर ही को सोच रहे थे रिजर्व करेंसी, अब भले ही एक कोई करेंसी नहीं है जो उसको अभी आज की डेट में उसकी जगह ले ले, बट लोग बोलेंगे थोड़ा स्विस फ्रैंक, थोड़ा जापानीज येन, थोड़ा EU यूरो, ये सब लेके कुछ, तो ये नहीं कि ज़ीरो कर देंगे डॉलर रिजर्व, पर जिसके पास मतलब जो सेंट्रल बैंक के पास 60% है वो बोलेगा अब मैं 40 पे डॉलर आ जाऊँ, 20% कुछ और ले लूँ। अब तो गोल्ड ले लो। हाँ गोल्ड भी खूब ले रहे हैं गोल्ड। तो वो तो चीन के अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, तो चीन की करेंसी एज सच तो कोई नहीं रखना चाहेगा, लेकिन चीन का ये व्यापार इतना बड़ा है कि उस एक्सटेंट तक आप रख सकते हैं कि हमको जितना भर वहाँ से आयात करना है, पर उसके आगे तो मतलब इससे तो चीन को तो फ़ायदा ही होगा। ये सब जो कर हो रहा है इससे, मतलब वो आप चीन को नीचे कैसे दिखा रहे हैं, वो तो उसको तो फ़ायदा ही हो रहा है। और वो फिर स्ट्रेटिजिकली आपको जो क्रिटिकल मटेरियल चाहिए वो नहीं जाने दे रहा है एक तरह से या दूसरी तरह से। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब और आपने दुनिया की सारी व्यवस्था हिला दी और उसकी जगह क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ हो जाती है कि आपने एक व्यवस्था को हटा दिया और उसकी जगह है क्या, नया फाइनेंशियल ऑर्डर क्या बने किसी को पता ही नहीं है, कंफ्यूजन है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर क्या ये जो अभी तेज़ी बन रही है, लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि ये एक बेयर मार्केट रैली माननी चाहिए? भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। एक तो भारत बहुत ज़्यादा आयात निर्यात वाला देश नहीं है, निर्यात वाला तो बिल्कुल नहीं है, तो उसमें तो हम लोगों ने पिछले 10-12 साल में हम लोग और पिछड़े ही हैं। तो इसलिए हमारा जो एक्सपोजर है वो लिमिटेड है, तो वो हमारी काफ़ी इनवर्ड लुकिंग मार्केट है एक तरह से आप कहिए तो उसमें हमारा, जैसे मैंने कहा कि लार्ज कैप में मुझे उतना डेंजर इसलिए भी नहीं लगता है। भारत का ही बाज़ार का इतिहास देखूंगी तो अगर वो जो 2010 से 20 वाला दशक था उसमें आप रिटर्न्स देखिए तो आप 100 रुपये आपने लगाए होते दशक के शुरू में तो आपको 230 मिलते 10 साल में, जबकि फिक्स डिपॉजिट में आपको 200 मिल जाते। तो इसलिए वो पूरा एक दशक था जब आपको रिटर्न ही नहीं मिला। जो हमारे दिमाग में है कि 15-16% कंपाउंडिंग देता है भारत का बाजार, या एटलीस्ट 13-14 तो देता है, उस दशक में तो 9% भी नहीं मिला, जबकि उन दिनों फिक्स डिपॉजिट के रेट 8% हुआ करते थे। तो इसलिए वो जो एक दशक, मतलब डॉलर में तो रिटर्न ही नहीं आया एक 10 साल में। आप यही समझिए कि 1980 में आप 100 रुपये लगाते तो 10 साल में 700 होता, यहाँ 100 का 230 हुआ। तो इसीलिए वो जगह थी जब वो कोविड लो के बाद बाज़ार को चलने की, और आज तक भी ये स्थिति नहीं है कि बाज़ार ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर है। जब ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर होता है तब बड़े क्रैश की संभावना होती है। लेकिन ये मैं आपको मेन स्ट्रीम लार्ज कैप की बात कर रही हूँ। स्मॉल कैप का लोग भूल गए हैं, या बहुत सारे इतने तो अब तो निवेशक ही इतने सारे नए हैं जो कोविड के बाद ही आए हैं, तो उन्होंने तो इतिहास देखा ही नहीं। तो ये भी मैं आंकड़ा कई बार बताती हूँ कि 2008-9 में स्मॉल कैप इंडेक्स, पूरा का पूरा इंडेक्स 80% गिरा था, 78% अगर मैं एग्जैक्ट नंबर लूँ तो। और मैं कहती हूँ स्कूल का गणित मत भूलिए कि कोई चीज़ अगर 80% गिरती है तो उसको 5 गुना होना पड़ता है आपको 0 पे आने के लिए।
Right. तो और वो इंडेक्स का लेवल आया 8 साल के बाद 2016 में। अब वो भी खाली हम लोग कह रहे हैं कि इंडेक्स वापस आया, ये इंडेक्स हर साल 18-20% बदलता है, तो 8 साल बाद उसमें लगभग कोई भी स्टॉक नहीं होता जो 8 साल पहले था। तो जो स्टॉक गिरे थे वो कभी वापस ही नहीं आए। उसके बाद आपको याद हो तो 17-18 में भी स्मॉल कैप का बहुत बड़ा बुल रन आया था, और उसके बाद फिर 2/3 गिरा था। तो स्मॉल कैप का तो ये हाल है, और उसमें बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जिसे मैं कहती हूँ शून्य में विलीन हो जाते हैं, जो कभी वापस ही नहीं आते हैं। वो कभी नहीं आता। वो मतलब आज की डेट में आप सोचिए 4-4.5 हज़ार स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, और आप देखिए लिस्टिंग्स आज तक कितनी हुई हैं, वो कई गुना हैं उसकी। 90 के दशक में एक साल में 1200-1300 लिस्टिंग्स हुई, और वो सब स्टॉक गायब ही हो गए। और एक तो होता है कि हम सबको याद रहता है कि हाँ मतलब रिलायंस पावर का ऐसा आईपीओ आया था और फिर वो कंपनी चली ही गई, पर कंपनी अगर पूरी तरह ना भी डूबे, आप डीएलएफ का उदाहरण लीजिए, जो आईपीओ का भाव था वो दशकों तक वापस नहीं आया। तो इसलिए जहाँ भी बहुत ज़्यादा सब लोग कूद के जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा बच के रहने की बात होती है। से बचने का वो तो है लेकिन उसमें बताए उसमें क्या इशू क्या होता है कि जो इंसान है वो कहानी का ही पुतला है। आप ये आपको ये शायद मालूम हो या नहीं, सारी सभ्यताएं आज तक भी जितनी इंसान की रही हैं, जो आप मतलब जंगल में रह रहा है वहाँ से लेके जो न्यूयॉर्क सिटी में रह रहा है, और या जोग्राफिकली भी कहीं भी हो अक्रॉस टाइम, एक ही चीज़ कॉमन है, स्टोरीज। वी रिमेंबर स्टोरीज, वी लर्न थ्रू स्टोरीज, वी टीच थ्रू स्टोरीज। तो कहानी ही हम लोग को याद रहती है, आंकड़ा नहीं याद रहता है। तो इसीलिए ऐड हमेशा स्टोरी होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये मुंबई थाने डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, आप पन्ना पलट दोगे। आप एक बच्चे या एक परिवार की फ़ोटो या वीडियो दिखाओ कि देखो इनके पास खाने को नहीं है, तो आप पैसा दे दोगे चैरिटी को। तो वो हम लोग के दिमाग में स्टोरी ही आती है। तो ये एक बड़ा ट्रैप है। तो कि आप सेल करना है तो स्टोरी बनानी पड़ेगी। लेकिन बाजार को स्टोरी से कोई मतलब नहीं है। और स्टोरी का सबसे ज़्यादा जो एक इशू रहता है वो ये कि आप स्टोरी को बार बार बताएंगे ना, तो थोड़े सुनाएंगे तो जो वाचक है वो भी उसमें विश्वास करने लगेगा। आप देखिए कितने 4,500-5 हज़ार स्टॉक लिस्टेड है, उसमें से 500 माने जाते हैं कि ठीक ठाक होंगे। 500 ही मान लीजिए, चलिए म्यूचुअल फंड उससे दुगने हैं। हाँ जी क्या खरीद रहे हैं सब उसी में, सारी स्कीम में मतलब 80% कॉमन, थोड़ा इधर से उधर और फिर मैं कहती हूँ कि क्यों खरीद रहे हैं, इसका तो हर फंड मैनेजर के पास जवाब रहता है कि क्या फ्रेमवर्क है, कैसे स्टॉक खरीदते हैं। मैंने कहा कभी ये भी पूछा करिए कि बेचते कब हैं और रिस्क मैनेजमेंट क्या करते हैं। वहाँ पर आपको पता लगेगा कि कितने पानी में कोई है, वो कितना सोचा समझा है। खरीदने की कहानी तो सबके पास रहती है। तो ये जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की मैम, ये स्टोरीफिकेशन, और ये बहुत होता है हर समय हर दौर में। एक स्टोरी बनाई जाती है और वो स्टोरी लंबी चलती है, उसमें फंड वाले और नए जनरेशन के लोग आते हैं। तो अभी आपने एक नए जनरेशन की बात की, जो कोविड के बाद इन्वेस्टर बने या ट्रेडर बने हैं, उनको हिस्ट्री पता भी नहीं है और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। हाँ, मैं वही बोलने वाली थी कि उनको जानना भी नहीं है। उनको आप बताइए तो वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको लगता है कि ये गलत बता रहे हैं, हमने ऐसा किया, देखो बने पैसे मेरे, और पता नहीं क्या स्टोरी। वो जैसे एक कहावत है ना कि दूसरों की गलतियों से जो सीखे वो सबसे ज़्यादा समझदार है, और कम से कम अपनी गलती से तो सीख ही लो। जो दूसरे की गलती से सीख ले उसने तो ज़्यादा समझदारी दिखाई, पर वो बड़ा मुश्किल होता है। खुद ठोकर खा के सीखने में जो थ्रिल है वो दूसरों की गलतियों से सीखने में थ्रिल नहीं है। तो लोग ये करते हैं। तो आपने किताब लिखी बहुत बड़ी, बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने उसको पढ़ी, जिसमें पैसे के बारे में, मिथ्स के बारे में है। तो पहले मिथ्स बारे में समझते हैं कि ये जो स्टोरी वाली बात की, इसको थोड़ा और समझते हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ बन जाती, क्यों ट्रैप होते हैं लोग उसमें, क्या चीज़ उनको ये बिलीव करने पे मजबूर कर देती कि हाँ ये स्टोरी है, या ये स्टोरी फैब्रिकेट एक्चुअली की जाती है जिससे कि लोग इसको मान लें। जैसे अपने यहाँ बहुत सारी स्टोरीज़ चली है, रिसेंटली आप देखिए ईवी की स्टोरी बहुत चली, फिर तरह तरह की स्टोरी चली, उसका एक परिणाम हमने देखा रिसेंटली, एक कंपनी बिल्कुल स्वाहा हो गई।
तो कैसे फंसते हैं? आपने अपनी बुक में क्या समझाया हमें? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही ये सब जो बायसेस होते हैं थिंकिंग के, ये बहुत डीप रूटेड होते हैं, क्योंकि ये जब इंसान 10,000 20,000 साल पहले इवॉल्व कर रहा था तो ये उस समय के लिए ये अच्छी चीज़ें थी, और इसीलिए आपके एक तरह से दिमाग में ये हार्ड वायर्ड है। तो इससे निकलना, आप समझ भी लें कि हाँ ये चीज़ है, तब भी उससे निकलना आसान नहीं होता है। मतलब डैनियल kahneman एक तरह से मेरे हीरो हैं, मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने 70 साल ह्यूमन बायसेस पे काम किया और बोला कि ये सब करने के बाद भी मैं अपना डिसीजन मेकिंग या जैसे मैं निर्णय लेता हूँ वो मैं देखूँ तो उसमें बहुत बदलाव नहीं आया है, क्योंकि वो चीज़ें इतनी हार्ड कोडेड है। तो लेकिन स्टोरी में आपने ठीक बोला कि कई बार तो ये फैब्रिकेटेड भी होती हैं। जैसे एक पेंट कंपनी की कहानी सुनाई जाती थी थोड़ा टाइम पहले कि वो हर डीलर को दिन में 2 बार फैक्ट्री से पेंट बन के आता है कि कौन सा शेड बिक रहा है। उस हिसाब से आप कोई भी डीलर से जाके पता कर लीजिए, कहीं एक दिन में एक बार भी कभी डिलीवरी हुई नहीं। और दूसरी बात ये है कि वो पेंट का शेड तो डीलर के एंड पर ही बनता है, वो ही मिक्स करता है, डीलर ही मिक्स करके आपको पेंट देता है, उसी पर मशीन होती तो है। वो फैक्ट्री से तो आता ही नहीं है। पर वो कहानी चली। और ये जो नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ होती है, ये एक और चीज़ है। उसमें एक तो ये रहता है कि मैंने इस पे एक पूरा आर्टिकल भी लिखा था अपने मिंट के कॉलम में, मैंने एक बार इस पर लिखा था कि एक तो है कि कौन सी टेक्नोलॉजी सफल होगी, ये आपको पहले से नहीं मालूम रहता है। अगर वो सफल होगी भी तो कितना समय लगेगा उसको सफल होने में। मतलब बहुत सारी चीज़ें बीच में आई हैं, एप्पल की भी गाड़ी बन रही थी, गूगल ग्लास आया था, 3D टीवी आया था, जो अब हम लोग भूल गए। बड़ा बड़ा लॉन्च हुआ था ये सब टेक्नोलॉजी में। अब जैसे इवन ये भी है कि व्हीकल में भी अभी ग्रीन टेक्नोलॉजी कौन सी सक्सीड करेगी, उसमें से भी कौन सक्सीड करेगा। मुझे याद है लगभग 3 साल पहले जब था कि 2 व्हीलर में सब नए EV वाले आ गए हैं, तो मेरे से एक बार पूछा था किसी टीवी चैनल ने, मैंने कहा मेरा तो बेट है इनकम्बेंट पे कि ये अपना जो ऑटो और 2 व्हीलर कंपनीज़ हैं ये सब अच्छी कंपनी है, अच्छी मैनेजमेंट्स है, तो ये लोग सोच समझ के लॉन्च करेंगी, लेकिन जब लॉन्च करेंगी तो प्रोडक्ट इनका ही चलने वाला है। जो अब आप देख रहे हो बजाज ऑटो, TVS वगैरह के 2 व्हीलर्स आर मच बेटर देन जो थे। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सक्सेसफुल हो भी गई टेक्नोलॉजी, मान लीजिए। अब आप पूरी 20वीं सदी में देखिए तो 2 टेक्नोलॉजी है जिन्होंने एक तरह से इंसान की ज़िंदगी को बदल दिया। एक ऑटोमोटिव और दूसरा एविएशन, हवाई ट्रैवल, राइट। लेकिन दोनों में पैसा किसी निवेशक का नहीं बना। वो सब दे हैव बीन अ ग्रेवयार्ड ऑफ कंपनीज, जिसे कहा जाता है कि मतलब उसमें कंपनियां सब गड्ढे में ही जाती गई, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी सक्सेसफुल हुई। तो कभी भी आपको बहुत नैरो नीच में नहीं जाना चाहिए, और स्पेशली जब वो टेक्नोलॉजी अभी शुरू का ही उसका है, तो आपको मालूम ही नहीं कि बाद में क्या कौन सक्सेसफुल होगा। आई मीन सोशल मीडिया में आप देखिए तो ऑर्कुट हुआ करता था, फिर फेसबुक आ गया। तो बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको पहले से मालूम रहेगा, और वो बहुत हाई रिस्क गेम है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट तो इन्वेस्ट ही करते हैं ये सोच के कि जो हम लोग 100 कंपनी इन्वेस्ट करेंगे उसमें 80 तो ज़ीरो हो जाएंगी, उसमें 10-15 में कुछ रिटर्न आएगा, और मे बी 5 हमको मल्टी बैगर मिलेंगी। आप खरीद रहे हैं 2 कंपनी या 3 कंपनी, तो उसमें तो आप पूरा रिस्क ही ले रहे हो। तो ये सब कहानी सुन, इन्वेस्टिंग गेम ऑफ लक है। इट्स अ गेम ऑफ लक एंड स्किल। लक एंड स्किल, जिंदगी में सारी चीजें लक एंड स्किल है। मतलब लॉटरी प्योर लक है और चेस प्योर स्किल है, बाकी सब चीजें बीच में हैं। तो ऑलवेज इट इज़ अ गेम ऑफ लक एंड स्किल। लेकिन होता क्या है नीरज, ये मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो अपना इन्वेस्टिंग का जो भी नतीजा निकला उसमें कितना लक है और कितना स्किल है, तो जब मार्केट अच्छा कर रहा होगा ना, आप बोलेंगे कि स्किल ही स्किल है। देखिए क्या बढ़िया मैंने स्टॉक निकाले, क्या चले हैं, मतलब मैंने ये देखा वो देखा, मेरा ये सिस्टम है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन है तब आप बोलेंगे कि बैड लक है, और फिर बहुत सारे लोग होते हैं ब्लेम करने के लिए। ऑपरेटर ने गड़बड़ कर दी, कंपनी मैनेजमेंट चोर थी, सेंट्रल बैंक ने ये कर दिया, वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने ये कर दिया। तब बहुत सारे लोग हैं कि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी उसके कारण पोर्टफोलियो डाउन है।
लेकिन जब अच्छा है तो वो सब मेरे जीनियस के कारण है। तो ये एक फंडामेंटल डिस्कनेक्ट होता है कि लक और स्किल ऊपर जाने में भी होती है और नीचे जाने में भी होती है। जब नीचे का रिस्क सबको नजर आता है कि हाँ रिस्क के कारण ये हो गया, लेकिन जो गुड लक को हम लोग श्रेय नहीं देते हैं। आपने एक बात कही ना, लोग लक और इंटेलिजेंस के बीच में कंफ्यूज करते हैं कि बाई लक पैसा बन गया तो उनको लग रहा है ये मेरे इंटेलिजेंस से बना है। वही बोल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूशन बायस, कि जब सक्सेस होता है तो आप यू एट्रीब्यूटेड टू स्किल, जब फेलियर होता है यू एट्रीब्यूटेड टू लक। जितने लोग हम सुन रहे होंगे ना, उनकी पूरी फिलॉसफी आपने ध्वस्त कर दी। बट इसलिए कह रहा हूं, तो इसीलिए वो किताब में यही है ना, मनी मिथ्स एंड मंत्रास की बहुत ये किताब जो है तो आप लोग प्लीज जरूर पढ़िए। ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब, मैंने पढ़ी इसको, और इस किताब के लॉन्च होने के बाद मेरा इंटरव्यू तुरंत होना था, लेकिन मैंने रोक दिया। मैंने कहा मैं पहले इसको पढ़ लूंगा। मैम ने उससे पूछा था पढ़ी, मैंने कहा अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े तो मैं कर नहीं सकता। इसमें एक्चुअली दूसरी चीज ये रहती है कि बहुत सारी चीजें जिसको लोग मंत्र समझते हैं वो मिथ होती हैं। करेक्ट। जैसे होता है इन्वेस्ट इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। अब ठीक है आप इंडिविजुअल हैं, थोड़े स्टॉक खरीद रहे हैं तो फिर भी कोई एक बात है। उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये रहता है कि आपका अगर फंड मैनेजर ये कहता है तो मैं तो बोलती हूँ कि वो बोल रहा है मैं अपने कंफर्ट जोन में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे अगर खाली एफएमसीजी और बैंक अच्छे समझ में आते हैं तो मैं उनमें ही इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन हर समय तो वो थीम्स अच्छा नहीं करेंगी। तो वो क्या करेगा अगर लेट अस से कमोडिटी का थीम चलेगा, तो आप व्हाई आर यू गेटिंग योर इन्वेस्टमेंट गेटिंग नैरोड डाउन बाय द कॉम्पिटेंस ऑफ द फंड मैनेजर। दूसरी चीज़ एक ये रहती है कि ये चीज़ जो कई फिलॉसफीज होती हैं, ऐसा भी नहीं कि वो पूरी तरह गलत थी, वो सही थी एक बाजार में एक समय पर। जैसे ये सब की इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, तो लोग जाते हैं वो पीटर लिंच की किताब पे, राइट, कि मैं वो मेरे वाइफ को वो पैंटी होज अच्छा लगा तो मैंने वो पैंटी होज वाली कंपनी खरीद ली, और ऐसे इस तरह के उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। वो बात क्योंकि 80 का दशक और कुछ हद तक 90 का दशक भी जो अमेरिका में था, वहाँ कंज्यूमर ब्रांड्स ने बहुत अच्छा किया, तो वो एक थीम थी, एक समय था तब। मतलब कोक ने 80 के दशक में अच्छा किया, उसके बाद से 30 साल से वो खराबी कर रहा है। वो एक और कहानी, मतलब वॉरेन बफेट की कहानी है, पर वही वो कहानी सुनाते सुनाते वो उसमें इतना वो ये हो गया कि 30 साल तक उससे निकले ही नहीं, जबकि वो S&P से आधा रिटर्न दे रहा था। राइट। लेकिन कमिंग बैक टू पीटर लिंच, तो वो एक समय था जब अमेरिका में कंज्यूमर ब्रांड्स ने अच्छा किया। और पीटर लिंच को मैं जिस चीज़ का श्रेय देती हूँ, वो बहुत ही स्मार्टनेस उन्होंने दिखाई, वो स्टॉक पिकिंग का नहीं। वो उन्होंने वो फंड चलाया खाली 14 साल और वो रिटायर कर गए मेरे ख्याल 45 साल के होते होते। राइट। तो उन्होंने ये समझ लिया कि ये परफॉर्मेंस रिपीट नहीं होगी, ये एक समय था जिसमें इस तरह की परफॉर्मेंस आई, आगे ये नहीं आने वाली। नहीं तो 45 की उम्र में कौन रिटायर करता है। तो वो रिटायर कर गए पीक पे, ये उनकी समझदारी थी, ये उनकी स्मार्टनेस थी। तो जितने लोग अपने अपने पोर्टफोलियो देख रहे होंगे इस समय, और जैसे आपने कहा ना कि आप पीछे जाइए और सोचिए 15, 20, 25, 30 साल में आपने कितना पैसा बनाया और उसमें कितना आपका दिमाग लगा था और कितना आपकी किस्मत चली थी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इंटेलिजेंस और लक कैसे प्ले होती है, स्किल क्या काम आती है। तो मैम जब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ब्रॉड है। ये लक का मतलब ये भी हो सकता है स्टोरीज, है ना, कि किसी ने स्टोरी से नहीं काम कर गया। लक का ये भी मतलब होता है कि आपका स्टॉक पिकिंग गड़बड़ है। लक का ये भी मतलब हो सकता है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपके साथ गेम हो रहा है। और लक का ये भी मतलब हो सकता है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ फ्यू, इसमें हर आदमी पैसा नहीं बना सकता, क्योंकि पूल छोटा है या फाइनाइट पूल है। सब पैसे बनाएंगे तो कैसे होगा? अगर 15% फाइनाइट पूल तो नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप तो बढ़ता रहता है ना। बट इन्वेस्टर भी बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ। नहीं वो ठीक है, बट इट इज नॉट अ फाइनाइट पूल। यू हैव टू सी, लोगों को क्या रहता है कि हमको एक मल्टी बैगर स्टॉक निकालना है। अब किसी के पास ये जादू की छड़ी है नहीं। मतलब कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका HDFC बैंक का कॉल था 1996 में, जब IPO को एक ही साल हुआ था, मतलब जो स्प्लिट एडजस्टेड 3.5 रुपये का भाव है, 38 रुपीज़ तब था, 3.8 हो गया उसका इक्वलेंट। और दूसरा अमेज़ॉन था 2001 में, जब पूरे वॉल स्ट्रीट का सेल था, हमारा अकेला बाई था, स्ट्रॉन्ग बाई था, मतलब जो स्प्लिट एडजस्टेड 75 सेंट के भाव पे। जेफ बेजोस ने अपने को ईमेल भेजी थी सेइंग थैंक्स फॉर द सपोर्ट बिकॉज वी वर द ओनली बाय।
एंड प्योरली बेस्ड ऑन द कैश फ्लोज एंड ऑल दैट। सो कई बार लोगों का आता है मैसेज कि मेरा बच्चा हुआ है तो उसके लिए कौन सा स्टॉक मैं 25 साल के लिए खरीद के भूल जाऊं। मैंने कहा जो आपको ये बता रहा है ना कि उसके पास ये जादू की छड़ी है या क्रिस्टल बॉल है कि कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर होगा, वो झूठ बोल रहा है। बिकॉज आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस समय कोई स्टॉक रेकमेंड करेंगे आप बोल सकते हैं कि दुगना होगा तिगना होगा, उससे ज़्यादा का विजिबिलिटी किसी के पास नहीं होता। आदित्य पुरी के पास नहीं था, जेफ बेजोस के पास नहीं था कि ये ट्रेजेक्टरी होगी स्टॉक की। और इसका मैं सबसे बढ़िया जो आंकड़ा देती हूँ ये देखिए, आप कोई भी कंपनी का आप कोई भी रिसर्च रिपोर्ट निकाल लीजिए, 99% में क्या होगा कि प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, राइट। कि 5 साल भी ग्रो करेगा, उसके बाद जो DCF कर रहे हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, उसमें कि टर्मिनल में ग्रो होता रहेगा। अब मैं आपसे ये पूछूं कि जो भारत में लगभग 4,000 साढ़े 4,000 स्टॉक ट्रेड करते हैं, जो 10 साल से ज़्यादा भी ट्रेड कर रहे हैं, तो 10 साल में हर साल प्रॉफिट बढ़ा। ये भी नहीं मैं कह रही हूँ कि 10% बढ़ा या 5% बढ़ा या 20% बढ़ा, जस्ट बढ़ा, ग्रेटर देन 0 हर साल। लेकिन 10 साल इन अ रो कितने स्टॉक्स होंगे 4,000 में से, 4,000 प्लस में से? बहुत कम, 17 ओनली। हाँ, लास्ट ईयर किया था 17। और हम लोगों ने ये बहुत बार किया, ये 10 साल पहले भी किया, 15 साल पहले, तो कभी 20 निकलते हैं, कभी 25 निकलते हैं, उसी रेंज में होते हैं। 17 शेयर ऐसे हैं जो 10 साल से सिर्फ प्रॉफिट बना रहे हैं, प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं, हाँ, ग्रो कर रहे हैं, मतलब डिक्लाइन नहीं आया प्रॉफिट में। ओनली 17। और 2 ही कंपनी थी जिनका 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड था, HDFC बैंक और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, और अगले साल सुप्रीम का भी डिक्लाइन आ गया। सो अभी फिलहाल खाली एक HDFC बैंक अच्छा, तो HDFC की बात बहुत हो रही है, तो मुझे आप ये बताइए, हाँ जी, आप टाइम मशीन पे पीछे जाइए एकदम जी। जब आपने पिक किया था HDFC बैंक, उस समय आपने क्या क्या देखा था उसमें? उस समय या वो फ्रेमवर्क आज भी लागू हो सकता है क्या? पहले तो बताइए, उस समय देखा क्या था? उस समय देखा ये था कि एक तो उस समय लगभग 100% जो मार्केट शेयर थी वो PSU बैंक्स के पास थी। तो अब कुछ एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आने वाले हैं, तो कुछ शेयर उनके पास जाएगा। ऊपर से HDFC बैंक शुरू में वो रिटेल बैंक नहीं था, आपको शायद याद नहीं हो, वो होलसेल बैंक था, बेसिकली कॉर्पोरेट बैंक था। वहाँ उनके पास एक प्लस था कि HDFC का नाम। अदरवाइज उस समय होता था कि अच्छी कंपनी आपको लेंडिंग कंसोर्शियम में रखेगी नहीं, HDFC के नाम के कारण उनको वो एंट्री मिल रही थी जो बाकी बैंक्स को नहीं मिल रही थी। और मैं हमेशा बोलती हूँ बैंक्स में मैं बहुत डर डर के निवेश करती हूँ, तो HDFC बैंक में मैं बोलती हूँ अमेज़ॉन खाली नंबर्स का कॉल था। HDFC बैंक में प्लस फैक्टर ये था कि उसमें अधिकतर लोग आदित्य पुरी डाउनवर्ड्स सिटी बैंक के थे, मेरे एक्स कलीग्स थे, तो मैं उनको जानती थी। और ख़ासकर जो रिस्क के हेड थे वो मेरे लास्ट बॉस थे सिटी में, तो मैंने कहा रिस्क ये कंजर्वेटिव हैं, ये ठीक से मैनेज करेंगे। तो वो एक बड़ा कॉल था। बिकॉज बैंकिंग में अब लोग कहते हैं देखिए HDFC में इतना कंपाउंडिंग मिला या कोटक में इतना कंपाउंडिंग मिला। मैंने कहा आप भूल गए कि कितने लोगों को बैंकिंग लाइसेंस मिले थे और उनका क्या हुआ। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, टाइम्स बैंक, सेंटूरियन बैंक, सो मैनी PSU बैंक जिनको कहीं ना कहीं मर्ज करना पड़ा, येस बैंक का इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो ये सब मतलब बैंकिंग आसान बिजनेस नहीं है। मुझे कोई बोल रहा था कि मैम आपका तो तकिया कलाम है कि आई एम ए नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स एंड लेंडर्स। मैंने कहा बात सही है, बिकॉज बैंकिंग का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसमें आपको खाली नेगेटिव सरप्राइज मिल सकता है, पॉजिटिव सरप्राइज का स्कोप बहुत कम है। बिकॉज मैंने आपको पैसा दिया, आपने बहुत ही अच्छा कर लिया, मतलब आप अगर कंपनी है बहुत अच्छा किया, तो एज अ बैंक मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, बल्कि आप बोलोगे कि ½ हाँ लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ तो हिट मेरा है। ऊपर से ये लेवरेज बिजनेस है कि आपके पास 8-10% कैपिटल पे बाकी का लेवरेज है, तो चाहे वो क्रेडिट में हिट आए या जैसे इन्वेस्टमेंट साइड में जैसा अभी हम लोगों ने देखा एक बैंक में हिट आया, तो वो कैपिटल का बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है। एसेट अगर एसेट्स पे आपका 5% का हिट हुआ तो वो तो आधा आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो और बाहर बैठे हुए आपको मालूम नहीं होता कि कहाँ वो वैसी चीज़ कुछ छुपी हुई है, कहाँ अगले साल कुछ आ जाएगा। तो इसलिए ये मतलब ये स्ट्रक्चरल चीज़ है बैंकिंग की, जिसके कारण मैं बैंकर रही हूँ। तो मैंने क्रेडिट एनालिस्ट से स्टार्ट किया था और इक्विटी एनालिस्ट का तो तब कुछ जॉब ही नहीं था, वो तो बाद सिटी बैंक में थी ना? सिटी बैंक में थे। मुझे किसी ने बताया सिटी बैंक में जो लोग नौकरी करते हैं बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं। मेरे कई दोस्त हैं
जो सिटी बैंक में काम करते हैं बहुत राइगरस काम होता है वहाँ पे, आप एकदम मांझ के सही कर देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ये देखिए, आई थिंक इट इज़ मोर एन इनटेक थिंग, बिकॉज जिस समय मैंने ज्वाइन किया था उस समय इट वाज कंसिडर्ड एट IIM अहमदाबाद द नंबर 1 जॉब. सो वो मुझे मिल गया, तो मैंने तो कहीं और इंटरव्यू ही नहीं दिया. तो एंड सिटी बैंक वाज स्मार्ट इनफ टू रियलाइज कि दे वर गेटिंग वेरी गुड क्वालिटी पीपल इन इंडिया, बिकॉज अमेरिका में इट वाज अ मिड लेवल जॉब, यहाँ पर इट वाज द नंबर 1 जॉब. तो उन्होंने यहाँ से एक तरह से मैनेजमेंट टैलेंट सोर्स करना शुरू किया, विच वॉज अ वेरी स्मार्ट थिंग कि आप 6-8 साल यहाँ काम करेंगे फिर आपको कहीं और भेज देंगे भारत से बाहर. तो एक सिटी बैंक और एक हिंदुस्तान लीवर, इन्होंने ये चीज़ मेरे ख्याल 70 के दशक से शुरू कर दी कि यहाँ हम लोग को टैलेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो ये हम लोग पूरी दुनिया भर में यूज़ कर सकते हैं ये टैलेंट. तो ये चीज़ मतलब बाकी लोगों को बाद में समझ में आई, सिटी और लीवर्स ने शुरू की. सिटी का जिक्र मेरे कई दोस्त बार बार करते, मैंने कहा कुछ तो बात है, क्योंकि सिटी बैंक के लोग जो है बहुत कड़ी मेहनत करके मतलब कल्चरली वहाँ पे एक समय था कि सिटी बैंक के लोग सब जगह थे, फिर ICICI बैंक के लोग सब जगह थे. हमारे बिजनेस में मतलब बाय साइड और सेल साइड में इन्वेस्टिंग में हमारे लोग सब जगह हैं. फर्स्ट ग्लोबल एल्यूमिनाई आर ऑल ओवर, बिकॉज मैं यू सी जब ये स्टार्ट किया ये बिजनेस, तो एक तो मेरा था रीज़न फॉर स्टार्टिंग कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बजट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट खुली थी. तो मैंने कहा अब मार्केट प्रोफेशनलाइज करेगी, बिकॉज उससे पहले तो प्रोफेशनल सिक्योरिटीज़ रिसर्च नाम की चीज़ ही नहीं थी, मतलब इट डिड नॉट एग्जिस्ट. तो उसके पर जब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आए तो फॉरेन ब्रोकर्स भी आए. तो मुझे शुरू में तो लगा कि हमने तो कभी पढ़ाई भी नहीं की सिक्योरिटीज़ रिसर्च की, बिकॉज ये करियर ही नहीं था. तो IIM में भी कोर्स भी नहीं था सिक्योरिटीज़ रिसर्च का. तो ये लोग कर रहे हैं 50 साल 70 साल से, इनको आता होगा. पर मैंने शुरू में उनकी रिपोर्ट्स देखी, मैंने कहा ये तो बेकार है, मतलब इसमें तो ना अच्छी एनालिसिस है, ना वेल रिटर्न है, इतना बोरिंगली रिटर्न. उसके बाद मैंने कभी कंपटीशन की तरफ देखा ही नहीं, मतलब ना उनकी रिपोर्ट्स देखी, ना कभी उनसे हायर किया, मतलब रिसर्च में नहीं. सेल्स वेल्स में तो ठीक है, बट रिसर्च में मैंने कभी कंपटीशन से हायर नहीं किया. आई यूज्ड टू हायर फ्रेशर्स, विच इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेन फ्रेशर्स, बट मुझे लगता था कि वहाँ से गलत सलत सीख के आएंगे, उससे बेहतर है कि मैं मतलब शुरू से शुरू करूँ. तो हम लोग काइंड ऑफ बन गए इंस्टीट्यूट फॉर द इंडस्ट्री की यहाँ से अच्छी तरह ट्रेन होके लोग आ रहे हैं. मतलब आपने अपनी किताब में लिखी हुई है, और वो हमारा अपना एक्सपीरियंस भी है. लास्ट 25 ईयर्स मैंने फाइनेंशियल जर्नलिज्म किया. मैंने देखा कि जो ब्रोकरेजेस के रिसर्च रिपोर्ट आती हैं उसमें 90% बाई साइड की होती है, उनको कुछ ख़राब लगता ही नहीं है. बहुत रेयरेस्ट होता है कि वो सेल कॉल देते हैं, या तो बाई देंगे या कुछ अगर नहीं अच्छा तो होल्ड दे दिया है. क्या ये एक बायस है या मैं गलत पढ़ रहा था उनको, ऐसा? नहीं, बायस नहीं, तो डेटा है. वर्ल्ड वाइड यही होता है कि आपका बायस ही बायस होंगे तो मतलब हम लोग थोड़ा एक्सेप्शनल थे कि हाँ, आई ऑलवेज सेड इट द वे आई सॉ इट. मुझे कुछ अच्छा लगा. मतलब HDFC बैंक का पॉजिटिव रिपोर्ट 90s का सबको याद है, बट HDFC द पेरेंट, आई वॉज द ओनली फर्म विच सेड कि ये दिस स्टॉक विल नॉट डू वेल. एट द टाइम इट वॉज द नंबर 1 फेवरेट स्टॉक ऑफ ऑल FIIs. लोगों ने कहा सब वेट करते हैं कि लिमिट खुले और हम लोग को मिले, तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये स्टॉक नहीं परफॉर्म करेगा. मैंने कहा फंडामेंटल्स आर फंडामेंटल्स, वो नहीं करेगा. और हुआ भी वही कि 5 साल वो उसी भाव पे रहा, तो इफेक्टिवली वो टाइम करेक्शन हो गया. तो सो व्हेन आई सेड कि ना कि मतलब कंपटीशन का रिसर्च मुझे क्यों नहीं अच्छा लगा, तो उसमें 2 प्रॉब्लम होती है. एक प्रॉब्लम जिसे कॉम्पिटेंस का प्रॉब्लम कहें, कि आप उतना घुस के उतना समझ के काम ही नहीं कर रहे हो, उतना अपना तो जुनून है कि समझना है. और दूसरी चीज़ इंटेग्रिटी का प्रॉब्लम, कि आपके कंसिडरेशंस दूसरे हैं कि आप क्यों नहीं सेल कॉल कर रहे हो. इसके लिए होता है एक तो कि आपकी फर्म को वहाँ से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस चाहिए, QIP करना है, जो भी करना है वो है. दूसरा कि आपके जो बड़े क्लाइंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बड़ी होल्डिंग है. अब आप उसको सेल कहोगे तो वो लोग नाराज़ होंगे. तो ये सब कंसिडरेशंस होते हैं. तो मतलब ना आप पूरी तरह घुस के काम कर रहे हो, या फिर आपका ऊपर से एक तरह से यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस. तो वो कुल मिला के. एंड द थर्ड थिंग ऑल्सो इज़ दैट
इट इज़ कंफर्टेबल टू बी इन द कंसेंसस, कि आप वही चीज़ कहोगे जो सब लोग कह रहे हैं, तो ये तो आप सबके साथ ही गलत होगे ना, आपकी नौकरी तो नहीं जाएगी ना। देयर यूज्ड टू बी अ सेइंग कि नोबडी गेट्स फायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन IBM, जब IBM यूज्ड टू बी द बिग। तो आपने मतलब कुछ कॉल लिया और वो गलत हुआ तो आप फंसे होगे। हाँ, तो इससे बेटर कि जो दुनिया कह रही उसी में आप उसी में आप भी जाइए, कंसेंसस इज इजी, बेहतरीन पार हो जाएगी आपकी, क्या जरूरत अलग से कुछ करने की। सो आई मीन वो एक अपनी थिंकिंग अलग थी कि डजंट मैटर व्हाट एवरीवन इज सेइंग, आई डोंट माइंड। मतलब रिपोर्ट्स को पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह पढ़ने के लिए अच्छा है, नंबर्स देख लो, बट उसको हाँ, पढ़ के एक्ट नहीं करना। ऊपर से पढ़ने में भी बड़ा बोरिंग लगता था, वही बोला ना, शुरू में देखा तो अरे क्या, अल्टीमेटली वो सामने इंसान ही है, उसको आप खाली बुलेट पॉइंट्स, ग्राफ्स ऐसा वैसा दोगे तो उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा पढ़ने का। ये उस समय की बात है जब फिजिकल रिपोर्ट्स जाती थी, तो कई बार फंड मैनेजर से मिलो तो आपसे बात करते करते वो खड़े हैं, साथ में 4 फीट का डस्टबिन है, तो वो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मतलब जैसे उस समय फिजिकल मेल करना होता था, बड़ा एक खर्चा होता था प्रिंटिंग और मेलिंग का, तो वो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो बिना खोले ही सीधा डस्टबिन में, बाकी आधी हैं उसमें भी आपका 30-40% आपने खोला, कवर देखा और डाला। और तो इसीलिए हम अपने एनालिस्ट को बोलते थे कि सबसे पहले तो आपको ऐसा कवर पेज ऐसा होना चाहिए कि आदमी खोले तो सही। तो वाइल आवर्स वाज वेरी वेल रिसर्च, बहुत उसमें काम होता था, बट कवर अट्रैक्टिव, जो आज की डेट में क्लिकबेट कहलाता है। हाँ। तो जैसे जो HDFC बैंक की रिपोर्ट थी, उसमें कवर पे दिस वाज एज आई सेड 1 साल हुआ था IPO को, तो एक साल के बच्चे की फोटो थी कि दिस इज वेयर इट इज, एंड देन इट हैड आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हु वाज द मिस्टर यूनिवर्स एट दैट टाइम कि दिस इज वेयर इट विल बी। माय गॉड। सो वो हम लोग तो ना कुछ मजेदार रखते थे कवर। वो स्टोरी थी या वो रियल था? नहीं हुआ साल ना, में बच्चा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, हाँ, तो हाइंडसाइट पता चला कि अच्छा हाँ तो बन ही गया आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, बन ही गया। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो अभी हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे कि कहाँ नज़र जा रही मैम की, किन सेक्टर्स पे, विदाउट नेमिंग एनी स्टॉक, क्योंकि रिकमेंडेशन नहीं करते हम लोग, लेकिन उस पर समझेंगे। लेकिन उससे पहले लखनऊ चलते हैं, क्योंकि मैम लखनऊ की हैं, तो कई लोग कहते हैं कि आप लखनऊ से निकल सकते हैं, लेकिन लखनऊ दिल से नहीं निकलता। बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मेरे तो भैया मुझे चिढ़ाते हैं कि आप तो जितने लोगों को, नए लोगों से भी मिलती हैं, कोई ना कोई लखनऊ का कनेक्शन होता ही है। आपकी पार्टी में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिसमें कोई ना कोई लखनऊ का कनेक्शन हो। तो बात ठीक है, थोड़ा वो दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, कोई बोलता है लखनऊ से है तो बोलता है। तो अभी जाती हैं कि जाना बहुत कम हो गया? जब से मेरी बेटी हुई तो मेरा ओवरऑल मैंने ट्रैवल ही नहीं किया। नीरज जी, मैं बोलूँ तो 5-7 साल तो ऐसे थे कि मैं घर से ही नहीं निकली। मैं घर से मतलब काम करती थी, मैं लिटरली घर से 2 घंटे के लिए बाहर जाती थी। 15 साल मैं टीवी पर भी नहीं आई। तो उसके कारण मैं लखनऊ भी नहीं गई। अभी कुछ हफ्ते पहले गई थी, मतलब एक तरह से 20 साल में पहली बार, मतलब बीच में 1 आध बार गए बस, तो बड़ा अच्छा लगा। बदल गया लखनऊ? बदल तो खैर बहुत गया। और ये किताब का भी इवेंट किया वहाँ, जो सबसे बड़ी बुक शॉप है यूनिवर्सल में, और सबसे बड़ी बात अपने यूनिवर्सिटी में किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जो मेरे पूरे परिवार का ही अल्मा मैटर है, मम्मी का, पापा का, मेरे भाई का, मेरा, तो और शायद आपका भी। यस, तो ये भी एक कनेक्शन है कि हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं, और मैंने वहाँ 4-5-6 साल पढ़ाई की वहाँ से, फिर दिल्ली आया मैं। तो लखनऊ एक्चुअली भूलना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिटी है वो, और अब तो बहुत बदल गई है। हाँ, बदल गई है, लेकिन जो वही है कि जो आप बोल रहे हैं ना कि यू कैन टेक अ पर्सन आउट ऑफ लखनऊ, यू कैन टेक लखनऊ आउट ऑफ द पर्सन, यू नो। वो खासकर उस समय का, जो उस समय सुनते थे कि बड़े ज़ुबान ऐसी है और तहजीब है, लगता था ऐसे ही तो सब बोलते होंगे, लेकिन जब आप लखनऊ से बाहर आते हैं तब आपको पता लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अहमदाबाद में ही जो दिल्ली और बॉम्बे के लोग थे, वो पहली मुलाकात में तू करके बोलते थे, लगता था कि तू तो मतलब कभी सुना ही नहीं, ऐसा कैसे न। तो वो काफ़ी बड़ा एक तरह से एडजस्ट करना पड़ता है बाहर आके की। तब ये मैम आज भी है ओल्ड लखनऊ में, जो लोग लखनऊ को जानते हैं, अगर ओल्ड लखनऊ में आप जाएँ तो वहाँ के रिक्शे वाले भी आज भी आपसे वैसे ही प्लूरल में बात करेंगे ना,
तो नहीं वो नहीं, हम ही आपको होता है ना, समझता है। मैं हाँ, नहीं होता, हम। मैं होता ही नहीं वहाँ पे। हाँ हाँ, जब मैं तो मैं- जब बहुत छोटी थी, जब हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में थे, तो जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी उससे लड़ाई हो जाती थी, तो हम लोग तुम से आप पे आ जाते थे डिस्टेंस दिखाने के लिए। Distance दिखाने। हाँ, कि आप अपने आप को क्या समझती हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। करेक्ट। तो ये लखनऊ स्टाइल लड़ाई होती थी। हाँ, अरे मैं जब दिल्ली आया था तो मुझे भी एकदम शौक लगा कि वहाँ की लैंग्वेज दूसरी है एकदम, तो और लखनऊ की अलग एकदम। उन्होंने कहा अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ चल रहा है तो बॉम्बे का भी वही हाल था। बॉम्बे का भी वही हाल है। तो एक चीज़ ये उठती है कि लखनऊ में उस दौर में जो जी, आप जिस जी। समय आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी वहाँ से, तो आपको ऐसा मन में था कि फाइनेंस सेक्टर में ही जाना है, यही वाली पढ़ाई करनी है, या क्योंकि उस समय हमको लगता है हमारे ज़माने में, उस समय क्या हमारे ज़माने तक भी ये था कि डॉक्टर इंजीनियर दो ही चॉइस होती थी, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट, यूपीएससी करो, हाँ, या बैंक पीओ और एकेडमिक्स, बिकॉज मेरे पेरेंट्स वर बोथ प्रोफेसर, तो वो था कि या तो वो करो। मैं तो एमबीए करने आईएम चली भी गई थी, तो जब पहले टर्म ब्रेक में आए, यूनिवर्सिटी गए, अपने प्रोफेसर से मिल रहे थे, ये तुम क्या कर रही हो, सिविल सर्विसेज में जाओ, पावर तो वही है, वो तुम्हारे जैसे को बाहर बिठाएगा आईएएस। फिर तो वो ऐसा तो कुछ, फाइनेंस का तो खैर बिल्कुल ही जीरो। जब मैं अहमदाबाद पहुंची, मुझे तो मालूम ही नहीं था शेयर होता क्या है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, कभी सुना ही नहीं था, मतलब फाइनेंस क्या, इकोनॉमिक्स का भी कोई ज्ञान नहीं था, तो बिल्कुल ही ज़ीरो थे। मतलब वो तो क्योंकि लखनऊ में तो बिजनेस का माहौल था नहीं, कुल मिला के 2 कंपनियां थी, वो भी पब्लिक सेक्टर, स्कूटर इंडिया और वो अपट्रॉन। और मेरे मम्मी पापा को तो सिरे से ही कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था, उनको तो अपनी सैलरी भी नहीं मालूम होती थी, तो उनको तो पैसे में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था, तो कुछ भी नहीं मालूम था, तो वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो से शुरू किया। तो पर आई वॉज ऑलवेज क्लियरर व्हाट आई डिडंट वांट टू डू। तो जैसे 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम नहीं दिया, ये मुझे क्लैरिटी थी, मतलब पूरे मैथ्स क्लास में मैंने ही नहीं दिया, जबकि 11th-12th में मेरा मैथ्स में हमेशा 100/100 आया, हर टेस्ट हर एग्ज़ाम में। तो लोगों ने कहा दे तो दो एग्ज़ाम, मैंने कहा नहीं, ये मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, तो एग्ज़ाम दे के क्या करना है मुझे। तो वो क्लैरिटी थी कि व्हाट आई डिड नॉट वांट टू डू। तो वो इंजीनियर नहीं बनना था, डॉक्टर भी नहीं बनना था। हाँ, डॉक्टर तो खैर मतलब बायोलॉजी ली ही नहीं थी कभी, तो ओके। तो सोचा क्या था फिर? वो यूपीएससी? नहीं, मतलब वो एक समय सोचा था यूपीएससी, पर फिर लगा कि अपना माइंडसेट वैसा नहीं है कि वो पॉलिटिशियन कुछ कहेगा तो वो हाँ, वो उस तरह के वो नहीं है। फिर सोचा एक बार फॉरेन सर्विस, फिर लगा कि नहीं, डिप्लोमेसी भी अपना स्ट्रेंथ नहीं है मेरे, तो जो दिमाग में होता है मैं सीधा सीधा कहने वालों में से हूँ, तो मेरे से तो ऐसा कोई लाग लपेट के कुछ बात ही नहीं होती है, तो वो तो इसलिए वो भी रिजेक्ट किया। तो फिर यही तब ये सोचा चलो एमबीए। वैसे तो मेरे पापा इसके अगेंस्ट थे कि पहले तुम यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद सोचना। उनका तो वही था कि पढ़ते रहो। वो जब मैंने एमबीए भी कर लिया, मैं काम कर रही थी, तो उनको तो यही था कि हार्वर्ड जाके एमबीए क्यों, वो पीएचडी क्यों नहीं कर लेती हो। तो मतलब ये तो उनको तो वही था कि आगे और पढ़ो। ये अपने लखनऊ में बहुत टिपिकल होता है, पढ़ाई वढ़ाई को लेकर के ना, खूब पढ़ते रहो, मतलब खूब सारी पढ़ाई करो। हाँ, मतलब जैसे अभी लखनऊ गए थे तो मैं मम्मी को फ़ोटो दिखा रही थी, वहाँ पर मेरे ख्याल 6-7 स्कूल की लड़कियाँ हैं। वो आपने ट्विटर पर मैंने देखी थी फोटो। नहीं, वो मैंने एक फोटो आपने जिसमें बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ आप, तो वो उसमें मैंने मतलब ध्यान किया, मैंने कहा उसमें 50% ने तो पीएचडी की हुई है। तो हाँ, तो वो पर मुझे ये भी क्लैरिटी थी कि मुझे मतलब सीखना बहुत पसंद है। लर्निंग इज़ द बिगेस्ट थिंग इन माई लाइफ, मतलब थिंग दैट थ्रिल्स मी द मोस्ट, दैट आई एंजॉय द मोस्ट। बट वो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने में मज़ा आता है, इसीलिए मैंने पीएचडी नहीं की, क्योंकि एक प्रॉब्लम में ही घुसे रहने का मेरा माइंडसेट नहीं है, तो वो इसलिए मैंने वो नहीं किया। लेकिन तो माँ लक्ष्मी और सरस्वती का संगम होता है कि नहीं होता है, ये उसमें कुछ दिक्कत आती है? ये अपने लखनऊ में तो पढ़ने लिखने में ज़्यादा फोकस।
हाँ हाँ। और आप बिल्कुल माँ लक्ष्मी की कृपा में आ गई। नहीं, पर वही मैं कह रही हूँ कि ये बिजनेस में इनपुट और आउटपुट ज़रूर पैसा है, एंड आई विल नॉट से कि इट्स नॉट गुड टू हैव मनी, वो तो, बट आई एम सेइंग मेरे लिए जो रियल मोटिवेशन रहता है वो लर्निंग, बिकॉज ऐसे बहुत कम करियर्स हैं जहाँ आप 30-35 साल बाद भी कह सकते हो कि हर दिन सीखने को है। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब आप बोलेंगे कि मुझे सब आ गया, मुझे मालूम है कल बाजार क्या करेगा, तो वो दिन तो आने नहीं वाला है ना। तो इसलिए वो सीखने का हमेशा ही का है, वो बहुत कम करियर्स में है। मेरे लिए तो मतलब सीखने का ही मतलब, जब मैं MBA करने भी गई तो वो 2 साल में मेरे ख्याल एक आधा कोर्स था जो जिसमें कोई चीज़ फेमिलियर थी, वो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड, उसके अलावा बाकी सब चीज़ नहीं थी। और मेरे लिए सबसे थ्रिलिंग चीज़ वही थी कि अरे इतनी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो मेरे लिए वही मोटिवेशन हमेशा ही रहा है कि और नई नई चीज़ें सीखने को मिले, समझने को मिले। तो वो मैं अब पीछे जाके देखूं तो बचपन से ही मेरा वो माइंडसेट रहा है। और मुझे हमेशा लगता है कि वो जो चीज़ कर रहे हो आप, वो एक प्योर तरीके से करो, उसमें और कंसिडरेशंस नहीं आनी चाहिए। तो किसी भी तरह की, जैसे अब मैंने जो यूनिवर्सिटी में लिया था मैथ, स्टैटिस्टिक्स और इंग्लिश, अब इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, पर मुझे पढ़ना था, मैंने लिया। IIM में भी मैंने सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से चुने, इस हिसाब से नहीं कि स्कोरिंग कौन सा है या नहीं है। और जब मैंने ये व्यवसाय भी किया तो मेरे दिमाग में यही हमेशा रहता है कि मैं वो चीज़ करूं जिससे ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें मेरा फ़ायदा हो रहा है और सामने वाले का नुकसान हो रहा है। तो ना ऐसी रिकमेंडेशन करनी है। जब मैं दूसरे साइड पे थी, QIPs किए, पर बहुत सोच समझ के, जो जिसमें विश्वास लगा कि हाँ ये अच्छा स्टॉक करेगा इन्वेस्टर के लिए, वही। तो वो चाहे मतलब आप 90 के दशक में सोचो तो 1-2 करोड़ की फीस बहुत होती थी, लेकिन उस चीज़ से कभी मैं टेम्प्ट नहीं हुई। आप PMS ही देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जब सेबी का पहली बार इसकी गाइडलाइन आई थी, आई थिंक 2000 या 2001 में, लाइसेंस तभी लिया था, लेकिन कभी स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि किसी का पैसा लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जब तक मेरे पास कुछ ऐसा प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं हो कि हाँ कंसिस्टेंटली ऐसा दिखाएगा, मतलब कुछ मैं किसी उस पर कह सकूं, इस पर नहीं कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है तो मैंने ले लिया। तो जब अपने पास सिस्टम आया तभी वो लॉन्च किया, तो पूरे 20 साल बाद, मतलब 2020 में जाके लॉन्च किया। जबकि आप दूसरी तरफ देखिए तो जो ग्लोबल गई वो 1999 में अगेंस्ट ऑल एडवाइस की, लोगों ने कहा कि ग्लोबल कौन तुम्हारी बात सुनेगा। लेकिन उस समय मुझे था कि हाँ मतलब डज दिस मेक सेंस एंड कैन आई डू इट। मेरे ये 2 क्वेश्चन रहते हैं कि इज दिस द राइट थिंग टू डू एंड कैन आई डू इट। तो उसके बाद कोई कह रहा है कि करो या ना करो, वो बहुत कम मेरे दिमाग में आता है। तो जैसे 99 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के हम पहले इंडियन ही नहीं, पहले एशियन मेंबर थे, अदर देन द जापानीज, कोई नहीं गया था। और अगले साल NASD। सो वही बोला ना कि वो जुनून है कि चीज़ को समझना है। तो वो जब US भी गए तो वहाँ यहाँ तो फिर भी मतलब आप जैसे मीडिया वालों को जानते हैं, वहाँ तो किसी को जानते नहीं थे, खाली रिपोर्ट ही जा रही थी। एंड इन नो टाइम फोर्ब्स, फॉर्च्यून, बिजनेस वीक, बैरन्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फ्रंट पेज, सब जगह फर्स्ट ग्लोबल, बिकॉज जस्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क। तो वो अपने को, चाहे वही बोला कि ग्लोबल जाने में फर्स्ट थे, PMS एक तरह से लास्ट थे, लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे रहता है कि सामने वाले के लिए अच्छी तरह कुछ कर सकते हैं कि नहीं, तब तो हाँ उसमें अपने को विश्वास है तो ठीक है। तो अब हम ये पूछेंगे आपसे जो लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कि आपने बहुत अच्छे से समझाया, इस वक्त अगर नॉट करंट के एकदम इसी समय मार्केट लेवल का, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो एक इन्वेस्टर है जो आपकी बात सुनता है और जो जिसको लगता है कि हाँ एक ठीक ठाक इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और 5-10 साल का व्यू भी, होराइजन भी हो उसका, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स, थीम्स या सो कॉल्ड स्टोरीज नहीं, असली वाली स्टोरी, जहाँ पे उनको ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट यहाँ किया जा सकता है? एक तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लेकिन एसेट एलोकेशन सबसे पहले आप देखिए। राइट। हम लोग मल्टी बैगर ढूंढते हैं, लेकिन 80-90% आपका रिटर्न एसेट एलोकेशन से आता है। तो आपको
और देखिए अभी कहाँ है, मैं हमेशा बोलती हूँ गूगल मैप पे आप खाली जहाँ जाना है गंतव्य स्थान ही नहीं डालते, अभी कहाँ से शुरू कर रहे हैं वो भी डालना होता है। तो पहले तो देखिए कि आपके पास इक्विटी में, फिक्स्ड इनकम में, सोना है, क्रिप्टो है, रियल एस्टेट है, मतलब घर है, ज़मीन है, जो भी है वो सब चीज़ पहले देखिए क्या है, और फिर आप तब एक बार निर्णय लीजिए कि कहाँ जाना है। एक वो है। दूसरी चीज़ जो भारतीय निवेशक अक्सर नहीं देखते हैं वो है ग्लोबल साइड। तो आप भारत का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है विश्व के बाज़ारों का 5% भी नहीं है, तो कोई कारण नहीं है कि आपका 90% निवेश यहीं हो। और दूसरा आंकड़ा ये है कि जब मैंने काम करना शुरू किया था तो डॉलर 12 रुपया था, तो एक करियर से कम में आप सोचिए लगभग 90% आपका डिप्रिसिएशन हो गया। तो आप जब वो होता है ना फाइनेंशियल प्लानिंग में कि आपके क्या गोल हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद, तो आप ये चीज़ कैसे भूल सकते हैं? ये दिस इज़ व्हाट हैपेंड, यू नो। और इसी कारण हमारी दादी नानी गलत नहीं थी सोना लेने में, बिकॉज उस समय करेंसी के अगेंस्ट एक वही है जो अवेलेबल था, आप बाहर नहीं निवेश कर सकते थे, पर अब कर सकते हैं। पर फिर भी भारतीय निवेशक वो चीज़ नहीं देखते, और मेरे लिए ये एक तरह से कॉज है। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये भी नहीं। और दूसरी चीज़ होती है, लोग सोचते हैं कि ग्लोबल का मतलब अमेरिकन मार्केट, तो वो भी नहीं है। तो सारे देश और सारे एसेट्स का प्रोडक्ट हमारे पास है जो $10,000 पे शुरू होता है, तो 8.5 लाख रुपए हमें समझ लीजिए वो शुरू होता है। बिकॉज ये मेरे लिए एक तरह से है कि मिशन है कि भारतीय लोगों को निवेश करना चाहिए। जहाँ तक भारतीय बाज़ारों का सवाल है, हम हर तिमाही पे एक बार बेस ज़ीरो से अपना निवेश करते हैं कि अभी हमारे पास कैश हो तो हम लोग कहाँ होंगे। तो अभी बल्कि वो चल ही रहा है, वो प्रक्रिया चल ही रही है इस अप्रैल में, वो इस तिमाही का। तो अभी और ये काफ़ी कुछ बॉटम अप से आता है, सिस्टम से आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सिस्टम, वी से ह्यूमन प्लस मशीन। तो पहला वो मशीन एक सॉर्ट करता है, फिर हम लोग उस पर ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाते हैं। तो उसमें अभी जो हम लोग फ़िलहाल जहाँ ओवरवेट हैं, एक तो फार्मा एंड हेल्थ केयर, जहाँ हम लोग मतलब समझ लीजिए अब 1.25 साल से ओवरवेट हैं। अब धीरे धीरे पिछले 2-3 रीबैलेंस में हमने देखा FMCG बढ़ता जा रहा है। तो FMCG में भी अब ओवरवेट हो गए। ऑटो कंपोनेंट्स में ओवरवेट होंगे। IT में थोड़ा सा ओवरवेट होंगे। IT में, जबकि लोग अभी IT को कह रहे हैं कि हाँ, मतलब ऐसा कोई ज़्यादा ओवरवेट नहीं है, बस थोड़ा सा है लगभग। तो इंडस्ट्रियल हम लोग ओवरवेट थे। लोगों को तो 2023 में ये कहानी समझ आई इंडस्ट्रियल की। मशीन से ये मतलब सिस्टम से यही फ़ायदा रहता है कि वो चीज़ आपको पहले फ्लैग करता है। तो वो हम लोग अक्टूबर 2021 से 3 साल उसमें ओवरवेट रहे। उसमें बहुत पैसा भी बना, इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, बट अब नहीं है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल, बैंक्स में बढ़ाया है पर अभी पर फिर भी अंडरवेट है। बढ़ाया है फिर भी अंडर। हाँ, फिर जनवरी में भी बढ़ाया था, अभी भी बढ़ाया है। ये जो न्यू एज कंपनीज में बहुत आई हैं आजकल, बड़े बड़े IPO लेके आए, और उन्होंने तो हमको ये भी सिखा दिया कि आपका बैलेंस शीट गलत पढ़ रहे हैं, अब आप दूसरे तरीके से देखिए हमें। वो मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि जहाँ पर आपको बोलते हैं ना कोई चीज़ दूसरी तरीके से देखिए, देन यू आर नॉट वैल्यूइंग द कंपनी, यू आर जस्टिफाइंग अ वैल्यूएशन। ये जब सब IPOs आ रहे थे 2021 में, तो मुझे याद है एक टीवी पे किसी एंकर ने मुझे कहा था कि देवीना, इफ आई पुट अ गन टू योर हेड, व्हिच वन विल यू बाय? आई सेड गन टू माय हेड आल्सो, आई विल नॉट बाय एनीथिंग। और उन्हीं दिनों एक IPO के दौरान वो दिवाली का राउंड टेबल था, तो उसमें वो मतलब देयर वाज वन फन राउंड व्हेन सेड कि लाइक इस स्टॉक का क्या, तो वो उन दिनों एक IPO था, ये वन ऑफ दीज न्यू एज कंपनीज, तो वो नाम मुझे दिया। तो मैंने वही कहा था कि आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो ये हाँ, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम लोग हमेशा बोलते हैं, मतलब कहने की एक बात है कि आप जो फीस दे रहे हैं उसमें 60% रिस्क मैनेजमेंट का दे रहे हैं और 40% रिटर्न मैनेजमेंट का। मतलब बेसिकली हम लोग रिस्क पहले देखते हैं, रिटर्न बाद में। तो वो उसके रिस्क के बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं। और एक चीज़ और मैं कहती हूँ, इन्वेस्टिंग इज़ अ लूजर्स गेम। तो आपके जो दर्शक हैं वो एक अगर गूगल करेंगे तो एक 1970s का चार्ल्स एलिस का आर्टिकल है, द लूजर्स गेम। वो
4-5 पेज का है, पर एकदम दिमाग की बत्ती जलाने वाला आर्टिकल है कि दुनिया में सब गेम लूज़र गेम होते हैं या विनर गेम होते हैं, और आप कैसे खेलेंगे ये इस पे डिपेंड करता है कि वो विनर्स गेम है या लूज़र्स गेम है। तो लूज़र्स गेम का मतलब क्या है कि योर फोकस हैज़ टू बी ऑन नॉट लूजिंग। तो आपका हमेशा पहले ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे कैपिटल पे बड़ा हिट नहीं आए, और उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप छोटे हिट लेते रहिए, मतलब कि स्टॉप लॉस रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कैपिटल पर ऐसा हिट आए कि आप उससे उबर नहीं पाएँ, क्योंकि एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आपका पोर्टफोलियो 50% घटता है तो डबल होना पड़ता है ज़ीरो पे आने के लिए। तो परसेंटेजेस आर नॉट सिमेट्रिकल, मतलब कोई चीज़ 50% घटेगी तो उसको 100% चलना पड़ेगा ज़ीरो पे आने के लिए। तो इंटरेस्टिंग हाँ, लूजर्स गेम। हाँ, लूजर्स गेम। तो जैसे मतलब आप एविएशन का एग्जांपल ले लीजिए, जब JRD टाटा उड़ाते थे देन इट वाज अ एडवेंचर स्पोर्ट, तब वो विनर्स गेम था। जो उनकी फेमस कराची लंदन फ्लाइट है उसमें है कि एक वो पूरा एयरफील्ड ही मिस कर गए, किसी और शहर में जाके ऐसे पट्टी पे उतर गए, कहीं पे कोई पार्ट काम नहीं किया तो एक तार मोड़ के लगा ली। तो ये सब चीज़ तब के लिए ठीक थी। अब पायलट का एक ही काम है, गो बाय द चेकलिस्ट, गलती मत करिए। तो अब जो हम लोग के हो सकता है दादा नाना के टाइम पर ऐसा बाजार था कि आप जहाँ इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, उस समय तो एनुअल रिपोर्ट ही मिलना मुश्किल होता था। आप 40-50 साल पहले देखें तो आप कोई ऐसी चीज़ निकाल लेंगे जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है, एक्सेल तो है नहीं, कुछ नहीं है। अब वो चीज़ नहीं है, अब सारा डेटा सबके पास है, इतने लोगों का दिमाग लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप कंसिस्टेंटली ऐसी चीज़ें निकाल सकते हैं जो किसी को नहीं मालूम है या किसी ने नहीं देखी। तो अब जो आपका फोकस होना चाहिए कि वो गलती ना हो बड़ी। राइट, गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अब लास्ट, मतलब बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए आपको, बिग लॉस नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं बोलती हूँ सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो आप पोर्टफोलियो के लिए कर सकते हैं कि जिस समय आप किसी चीज़ में निवेश कर रहे हो, बोलो कि मैं गलती, हो सकता है गलती हुई है, बिकॉज आप जितने भी अच्छे इन्वेस्टर हो, आपका बहुत सारी, मतलब यू विल बी लकी कि अगर 30 में से आपकी खाली 6-8 ही गलतियां निकलें। अक्सर प्रतिशत उससे ज़्यादा ही होता है। आप इसी से देख लीजिए ना कि वॉरेन बफेट सेल्स more than half the stocks he buys within 6 months, 85% within 2 years. तो that is what the thing, that's what the data is. तो किसी के पास और किसी भी निवेशक के पास ये जादू की छड़ी नहीं है कि उसका 100% तो छोड़िए 50% भी कभी मल्टी बैगर रहा हो। आप राकेश झुंझुनवाला को देख लीजिए, मतलब हर बार राकेश से मिले तो वो नए नए स्टॉक की बात करता था। अब उसको थोड़ी मालूम था कि टाइटन, क्रिसिल और लुपिन से ही मेरा सारा पैसा बनेगा। और आप टाइटन की कहानी पढ़िए, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी, द तनिष्क स्टोरी, उनके CEO ने लिखी है, तो आपको पता लगेगा कि कितनी बार उस कंपनी में उतार चढ़ाव आया, यहाँ तक हालत मल्टीपल टाइम आई कि ज्वेलरी बिजनेस ही बंद कर दें। वो तो टाटा था तो 6 महीने और दे दीजिए, 1 साल और देख लीजिए हम, तो वो करते कराते मतलब वो अब यहाँ पहुंची, बट बीच में मतलब वो बिजनेस ही बंद हो जाता। वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपने कहा स्टोरी ये भी है कि वॉरेन बुफे का लोग डेटा नहीं देखते, स्टोरी सुनते हैं। वॉरेन बुफे ने इतना पैसा बना, 50 की उम्र के बाद शुरू किया, सब ये सब स्टोरी पढ़ेंगे, डेटा नहीं देखेंगे। डेटा ये भी है कि मतलब ही इज नॉट इवन आउट परफॉर्म्ड। एग्जैक्टली। और मतलब ठीक है, उनका तो while he is not outperformed, there is not much of a gap, but रे डालियो का तो performance has been a disaster, but लोग कोट करेंगे उसको ना। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इतना कुछ हम लोगों ने देखा सुना, तो लखनऊ से लेके मालाबार हिल तक लाइफ लेसन्स क्या है मैम? लाइफ लेसन्स तो मतलब मैं जो अभी यंग लोगों को एक चीज़ खास बोलती हूँ, जहाँ तक मतलब प्रोफेशन का सवाल है, वो तो ये कि मतलब आप यही सोचिए कि जब मैंने यूनिवर्सिटी किया था तब तो फाइनेंस का ही नहीं सोचा था। इवन जब MBA कर लिया तब तक भी ये सिक्योरिटीज़ रिसर्च नाम का जंतु ही नहीं था भारत में, तो कभी सोचा नहीं था इस लाइन में आएंगे। तो आप ऐसी लाइन में हैं जहां आपने नहीं सोचा था, और वो चीज़ अब तो बहुत मल्टीप्लाई होगी कि जो लोग शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक तरह का जॉब में जाएंगे और 40 साल वही करते रहेंगे। अब तो बहुत बदलाव आने वाला है। तो आपको लर्निंग हमेशा
ओरिएंटेशन रखिए, टू द एबिलिटी टू लर्न, द एबिलिटी टू चेंज, दैट्स गोइंग टू बी द क्रिटिकल थिंग। सो वो हमेशा क्रिटिकल थी, अब और ज़्यादा हो रही है। और बाकी तो वैसे मैंने ट्विटर पे लाइफ लेसन्स का आई थिंक 70-75 का थ्रेड है मेरा। जब जब मुझे कुछ ख्याल आता है तो बहुत कुछ है लाइफ में। पिक्चरें देखती, मूवी देखती? पहले ज़्यादा देखते थे, इधर जब से कोविड के बाद समहाउ डिसरप्ट हो गया, क्योंकि आई प्रेफर टू गो टू द थिएटर, तो उसके बाद मतलब थोड़ी बहुत देखी है, पर वो तो स्क्रीन हाँ टीवी पे। बट अब वो एक्चुअली नीरज, मेरे पीपल विल बी सरप्राइज, मेरे पास तो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मैं प्राइम वीडियो ही महीनों में एक बार खोल रही हूँ, तो मैं करूँगी क्या, बिकॉज मेरा ओरिएंटेशन रीडिंग पे ज़्यादा है। मतलब नॉट बिकॉज कि मैंने बोला कि वीडियो नहीं देखना है, पर वो मन ही मेरा किताब पढ़ने पे ज़्यादा जाता है। नेटफ्लिक्स वाले कहते हैं योर स्लीप इज माई एनिमी। हाँ, तो मेरे उनका बिजनेस मॉडल है। हाँ जी, हाँ वो तो है। आप सोएंगे तो देखेंगे नहीं, इसलिए आप जागते रहिए, देखते रहिए। बाकी तो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ इज टू बी अपने लिए कि मतलब वो आप बी ऑनेस्ट। जो मेरे ये हॉस्टल में मेरे उस पर लिखा था, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, सो बी ऑनेस्ट टू व्हाट यू आर डूइंग। एनी रिग्रेट यार ये इन्वेस्टिंग गलत की या ऐसा कुछ भी किया? वो तो सीखने वाली बात होती है, ऐसा कोई बड़ा रिग्रेट तो नहीं है, यू नो, ऑन दिस साइड। ऑब्वियसली यू लर्न, मतलब आपको शुरू से तो, और जैसा मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही लर्निंग जर्नी थी, ज़ीरो से ही शुरू किया था, बिकॉज ये तो पढ़ाया भी नहीं गया था। तो मैं तो कई बार जो अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट से भी पूछती थी कि अच्छी किताब कौन सी है वैल्यूएशन समझने के लिए, DCF समझने के लिए, इसके उसके लिए, तो वो तो आई एम अ फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकर, फर्स्ट प्रिंसिपल्स लर्नर, तो वो आपको जड़ से समझना है, वो चीज़ का तो है। और दूसरा मैंने कहा, एज आई सेड, बी ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन, बी ऑनेस्ट टू व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप्स, एंड ऑलवेज I've been also blessed कि lot of support from friends and family always in the good times and in bad, so that also I've been blessed. तो इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन में हमने क्या सीखा कि गलतियां तो होंगी, उसकी कोई गारंटी नहीं कि आप गलती करेंगे नहीं, कम करनी है, मिनिमम करनी है, और उसके लिए आपको ऑनेस्ट रहना है, पढ़ाई लिखाई करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, और बहुत सारी जो तरह तरह की स्टोरीज़ चलती रहती मार्केट में फ्लोट होती हैं, उनसे बचना है आपको। रीसेंट उदाहरण से आप खुद समझ सकते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आप उससे बचेंगे तो आप एक अच्छे समझदार इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और सीखने की प्रक्रिया से मैम कह रही कि लाइफ लॉन्ग चलती रहनी चाहिए।